औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Now this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. What we are seeing recently and right now is that Pakistani economy happens to be and seems to be gripped by the forex crisis. हर तरफ एक ही टॉपिक है जिसको समझा जा रहा है, कहा जा रहा है, जाना जा रहा है कि मईशत का दूसरा नाम जो है वो इस वक्त करेंसी कंट्रोल है या फॉरेक्स कंट्रोल है। फॉरेक्स एसोसिएशन ने कुछ बातों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। गवर्नमेंट ये समझती है, सिक्योरिटी फोर्सेस ये समझते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बाद अब फूड सिक्योरिटी और हर वो चीज़ जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चली गई है, उसमें कहीं ना कहीं लफ्ज़ सिक्योरिटी आ जाता है और उसकी मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि एक ख़ास तरीके का, एक ख़ास तर्ज़ की मैनेजमेंट ट्रिक्स जो हैं वो अपनाई जा रही हैं। सो हमारे लिए ये बात नई नहीं है, काफ़ी मीडिया हाउसेस के लिए ये बात शायद नहीं हो कि हर दूसरे तीसरे साल ये बात ज़रूर होती है, शदुमत से कही जाती है कि एक्सचेंज कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह हैं, उन्हें बंद किया जाना चाहिए। बट हमारा व्यू जो है वो 2018 से बहुत ही स्टैंडर्ड है, वो ये है कि जो फ्री मार्केट के इकॉनमी के प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप फ्री इकॉनमी में रह रहे हैं तो इनको एड्रेस भी फ्री मार्केट और फ्री इकॉनमी के प्रिंसिपल्स के तहत एड्रेस किया जाना चाहिए। सो आज के प्रोग्राम में ज़फ़र प्राचा ही हैपन्स टू बी एन इंटेलेक्ट ऑफ द मार्केट, जिनको समझ है कि पाकिस्तान की मईशत क्या है, पाकिस्तान में फॉरेक्स के मसाइल क्या हैं, उसकी रूट कॉजेज़ क्या हैं, और रूट कॉजेज़ एनालिसिस के ऊपर इनसे अच्छा कोई भी तबसरा तज्ज़िया नहीं कर सकता। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज के मसाइल क्या हैं फॉरेक्स के, और गोइंग फॉरवर्ड इनकी सिंसियर एडवाइसेस क्या होंगी कि हुकूमत को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को क्या कुछ करना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अब यही है कि पाकिस्तान इज़ गवर्नड बाय सिविलियन एंड द मिलिट्री regime combinedly. ज़फ़र साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे से बात कर रहे हैं? हाँ जी ज़फ़र साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, बात ये है कि आपकी आवाज़, एक तो मुझे काफ़ी आप डिस्टॉर्शन है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं जो बात कुछ समझ पाया हूँ करता हूँ, और जो नहीं होता आप दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके जी। देखिए जी, जो करंट सिनेरियो बना हुआ है हमारे मुल्क का, और जो हमारे इदारे अपना काम करने में नाकाम रहे हैं जानबूझ के, और लाजमी उनको उसके कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं, तो अब मजबूरी में जो हमारे इदारे, जो प्रीमियम इदारे हैं हमारे, वो, और ख़ास तौर पे हमारे सिपह सलार साहब को मजबूरन आगे आना पड़ा। गो कि मैं ये समझता हूँ कि ये उनके लेवल का काम नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े-बड़े काम है करने को, जो इस वक्त हमारे मुल्क को हालात दरपेश हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, जो हमारे एनिमी कंट्रीज़ हैं, फिर हमारे जो इंटरनली हमारे जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे मामलात हैं, टेररिज्म है, और इंटरनेशनली भी जो जियोपॉलिटिक्स की नज़र हुआ हुआ पाकिस्तान। तो अब इतने पेटी इश्यूज़ के अंदर स्मगलिंग को रोकने में और चीज़ों को रोकने में उनको आना पड़ा, और उनके कहने पे जो क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ और इदारों ने काम किया, तो वो ये जाहिर करता है कि वो उनके साथ इंक्लूजन उनका है, क्योंकि उनके कहते ही स्मगलिंग बंद हो गई, डॉलर का रेट नीचे आ गया, चीज पकड़ी जाने लगी। तो इसका मकसद है कि वो उनको बहुत ज्यादा मालूमात है कौन करता है कौन नहीं करता। तो अगर इदारे अपना काम कर रहे होते तो इतनी ज्यादा बिगाड़ हमारे मुल्क में ना होती, क्योंकि जो इस वक्त स्मगलिंग बिजनेस है, ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज बल्कि कमोडिटी के स्मगलिंग और हर चीज की स्मगलिंग इस वक्त पाकिस्तान का सबसे लुक्रेटिव बिजनेस बना हुआ है, और बड़े से बड़े आदमी से लेके छोटे से छोटा आदमी इस काम का हिस्सा बना है। अगर पहले 10,000 लोग यह काम करते थे तो अब 1 लाख करते हैं, कि वेरी लुक्रेटिव, और यू टेक वेरी इंस्टेंटली टेक प्रॉफिट, ठीक है जी। तो और जो इसको रोकने वाले हैं वो इसके बेनिफिशियरी हैं, ये बड़ा अलमिया है। तो ये जो इतना अप डाउन है डॉलर के अंदर, दूसरी चीजों में, वो भी हमारा पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है खराब करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। एक तो वजह यह है हालात खराब होने की, दूसरी वजह यह है कि हमारी पॉलिसीज हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, उनमें लूप होल्स छोड़े जाते हैं कि टू फैसिलिटेट और प्रमोट इलीगल बिजनेस। देखिए
डॉलर इस वक्त सबसे ज्यादा मसला तो डॉलर है। डॉलर क्योंकि हमको इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बना दिया गया है। बिल्कुल हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चर है उसकी कारकर्दगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही उसकी जो प्रोडक्ट है वो गैर मियारी है और महंगी है। बिल्कुल सही अगर हम एक्सपोर्ट के साथ साथ हम अपनी सब्सिडी लोकल मार्केट को देखें तो ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 25 करोड़ लोगों की मार्केट है, जो दुनिया की 5वीं 6ठी मार्केट है। बिल्कुल अगर हम इसको भी कैप्चर कर लें तो हमारी इंपोर्ट आधी रह जाएगी, बिल्कुल सही। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ फिनिश गुड भी इंपोर्ट होती हैं जफर साहब और जो मैं हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी इंपोर्ट बेस है। आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि आपने जो एक बहुत अच्छा नुक्ता उठाया कि भाई देखें सबसे बड़े जो बेनिफिशरी हैं वो जिनका काम है कि वो चीज़ों को मैनेज करें, वो ठीक से काम चूँकि नहीं कर रहे, तो इस वजह से आर्मी चीफ को आना पड़ रहा है। इस वक्त देखें दुनिया का सबसे प्राइम इवेंट पाकिस्तान, दुनिया की कौन सी बड़ी शख्सियत है एज ऑफ नाउ वी स्पीक वो G20 समिट में मौजूद नहीं है और इंडिया हमारा मुंह चढ़ा रहा है और हम चित्राल जैसे छोटे से वाक़े के ऊपर हम लगे हुए हैं, बिजी हैं। और आप देखें इंडिया इज़ डूइंग व्हाट इन फैक्ट 100 माइल्स अवे फ्रॉम अस। ये जो आपने बुनियादी बात कही कि जो जिन लोगों को रेगुलेट करना है, जिनको मैनेज करना है, उनकी जवाबदारी नहीं है और उनको थोड़ा सा आर्मी चीफ आंख दिखाते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसको तो लॉन्ग टर्म में ठीक होना चाहिए। लेकिन आप देखें अगर अब सिर्फ और सिर्फ जो एक्सचेंज मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, स्टेट बैंक का डिपार्टमेंट है, अगर आप सिर्फ उससे बात कर लें। और एक आम शख्स ने मुझे एक चीज़ कही कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं, आपकी राय इस पर ज़रूर लूँ। वो कहता है कि देखो सानी भाई, हमारा हक है कि यार हमारा बच्चा अगर किसी बड़े बिजनेसमैन के बच्चे की तरह, ब्यूरोक्रेट के बच्चे की तरह, जर्नल के बच्चे की तरह अगर बाहर पढ़ना चाहता है और हमने उसके लिए कुछ अपनी सेविंग रखी हुई है और हम अब अगर डॉलर लेने जाते हैं तो हमें एक डिफरेंट तरह की सिचुएशन होती है। या तो पैसे छीन रहे हैं हमारे, या कोई पुलिस वाला आके हमसे वो स्नैप लेता है कि तुम रसीद दिखाओ, वो रेट ले रहा है, क्या देख रहा है वो गॉड नोज़, या वो एजेंसी जानती है कि वो ऐसा कुछ क्यों कर रही है। वो कहता है कि रियासत बुनियादी तौर पे अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, रियासती इदारा अगर स्टेट बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा और 100 रुपये वाली चीज़ डॉलर 300-400 पे लेके जा रहे हो और मुझे बच्चे को पढ़ाने की नीयत से मैंने भेजा है, उसका तीसरा साल है, तो मैं कहाँ जाऊँ? रियासत ये क्यों नहीं कर सकती कि मेरे से ये 100 रुपये 300 रुपये ले ले और मुझे ये तो अश्योरेंस दे दे कि डॉलर मुझे 10 दिन बाद, 6 महीने बाद जब नेक्स्ट सेमेस्टर होगा तो ना दे, मगर जो डॉलर का रेट उनकी नाहली की वजह से हो गया है उतने पाकिस्तानी रुपये तो दे दें ताकि मैं अपने आप को हैच कर सकूं। इसमें आपको कोई मसला दिखता है सर? आप नोट छाप के वैसे भी तो बांटते हैं। आखिरी दिन जब PML की गवर्नमेंट गई है तो वो 1.25 खरब 3 खरब के नोट छाप के 24% के हिसाब से अपने दोस्तों को प्लेज करवा गई। क्या एक आम शख्स को ये जिम्मेदारी नहीं है रियासत को कि वो उसको इतना हक दे कि वो अपने रिस्क को मैनेज कर सके? देखिए जनाब, उसका बिल्कुल हक है, उसका फंडामेंटल राइट है। हर आदमी का, हमारे जमहूरी मुल्क के अंदर हर एक आदमी के फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। ओवरनाइट कानून कोई नहीं बनना चाहिए। राइट राइट। कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो एजुकेशन की बात है उसके लिए तो आपको तमाम टैक्सेस और उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ओवरसी पाकिस्तानी है उसमें 90% तो वर्कर गया हुआ है, लेबर बेस। तो जो लेबर की जगह अगर आप पढ़ा लिखा आदमी भेजेंगे तो जो लेबर है वो आपको भेजेगी $200, वो भेजेगा आपको $2000। बिल्कुल। और जहां तक बात है स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक का रोल तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक ही इदारा है पाकिस्तान में जो इस वक्त विजिलेंट है। राइट। और वो मुख्तलिफ औकात में पॉलिसीज निकालता है, कभी इंपोर्ट की आपकी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कभी कुछ। और एक सबसे बड़ी इनमें खूबी ये है कि अगर वो कोई कानून बनाते हैं और वो समझते हैं गलत है तो उसको वो रेक्टिफाई भी करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है जनाब। तो एक ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक अक्टूबर 2022 में एक सर्कुलर हुकूमत ने निकाला, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी की गई, लिजिटिमेट, उसकी वजह से ग्रे मार्केट बढ़ी। तो वो मैं ये समझता हूँ कि ये मिसगाइड किया गया, मिसलीड किया गया। जैसे कि आजकल एक साहब जफर जैदी साहब कह रहे हैं कि एक्सचेंज कंपनीज बंद हो जाएं।
जैसे ही डॉलर का रेट ठीक होना शुरू हुआ, स्मगलिंग रुकी, तो उन्होंने ये कैंपेन चलाना शुरू कर दी। भाई जबकि उनकी अपनी हुकूमत थी, अगर उन्होंने ये काम करना था तो वो जब करते। देखिए एक्सचेंज कंपनीज इस वक्त $6.5 बिलियन जफर साहब मैं आपको रोककर यहीं पे एक चीज़ पे क्लैरिटी चाहूँगा, बिकॉज शब्बर का व्यू ये है, तकरीबन आपकी बात से मिलता जुलता, कि स्टेट बैंक एक बेहतरीन रेगुलेटर है और वो बैंकों को रेगुलेट सही से करता है। एक्सचेंज कंपनीज उसके कंट्रोल में नहीं आ रही, इसलिए वो समझते हैं कि ये कारोबार बंद कर दिया जाए और बैंकों के मातहत कर दिया जाए। देखिए जनाब, बात ये बैंकों के मातहत कर दिया जाए, उसको तो मैं वेलकम करता हूँ, ठीक है। ओपन कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो स्टेट बैंक के कंट्रोल्स बड़े बेहतरीन है एक्सचेंज कंपनीज पे। अभी आप देखिए उन्होंने एक मजीद रिस्ट्रक्चरिंग की है, तो इसका मकसद है कि स्टेट बैंक विजिलेंट है, काम कर रहा है। और जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो तकरीबन $6.5 से $7 बिलियन सालाना फॉरेन एक्सचेंज मुहैया कर रही हैं विदाउट इंसेंटिव और विदाउट एनी रिबेट। ठीक है जी। और जिसमें हम किसी जगह से, किसी इंटर बैंक से या किसी हुकूमत से वो डॉलर नहीं लेते, हम अपने तौर पे अरेंज करते हैं, हम इंटर बैंक में देते हैं $4 बिलियन और $2.5 बिलियन हम मुख्तलिफ हेड्स में आवाम को देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, एजुकेशन, हेल्थ, हज, उम्रा, ज़ियारात और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। तो ये और क्रेडिट कार्ड्स बैंकों को भी देते हैं। यानी कि हम जो ओपन मार्केट से डॉलर खरीदते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा कम रेट पे इंटर बैंक में देते हैं, जो हमारे रिजर्व का इजाफा करती है, हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करती है। तो अगर आप एक्सचेंज कंपनीज बंद कर देंगे तो वो जो बिजनेस है वो कहाँ जाएगा? तो वो लाजमी ग्रे मार्केट में जाएगा, इलीगल काम। तो मुझे जो शब्बर जैदी साहब या इस टाइप के जो लोग हैं, मुझे लगता है ये किसी बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछली हुकूमत का एजेंडा था डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कंट्री, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जैसी इकोनॉमी ठीक हुई, चीफ साहब ने जब इतना ज्यादा इनिशिएट किया तो उन्होंने ये जनाब आके मीडिया पे एक अफरा तफरी फैलाना शुरू कर दी, जैसे कि एक अंग्रेजी जबान में कहा जाता है कॉन मैन, ठीक है, जो हर वक्त एक अफरा तफरी पैदा करे। तो उन्होंने वो किया, जबकि उनके अपने ऊपर चार्जेस रहे हैं अपने दौर में कि उन्होंने टोबैको वालों को और उनको बहुत ज्यादा मराद दी और उनको उनकी अपनी हुकूमत ने निकाला उस दौर में। अब वो दोबारा एक अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं और फिर एक वो बीट्रे कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं एक्सचेंज कंपनी नहीं है। आप मुझे उस मुल्क का नाम बता दें जहां पे एक्सचेंज कंपनी नहीं है। कनाडा, चाइना, अमेरिका, फ्रांस। एक कैट वॉक का भी तो सिस्टम है ना इस वक्त। एवरीबडी इज ट्राइंग टू से शो प्रोजेक्ट कि भाई मैं किसी काम आ सकता हूं तो मुझे भी देखें। ये भी तो एक मुहिम चली हुई है ना इस वक्त। सॉरी मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, दोबारा कहिएगा। देखिए अभी एक ये भी दौर तो है ना कि हर कोई अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि देखो मैं भी किसी काम का हूँ, लुक एट मी। जी वही मैंने कहा ना, कॉन मैन, अफरा तफरी पैदा करके, मिसगाइड, मिसलीड करके, तो वो बताना चाह रहा है जी मैं भी कुछ हूं, जबकि वो आजमाए हुए लोग हैं। ये सब आजमाए हुए लोग हैं और इन्होंने अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है उसमें भी लोगों को टैक्स चोरी करना सिखाते हैं। इन्होंने करा क्या है? और फिर जब एफबीआर में आए तो वहां पे भी एक अजीब किस्म के कंट्रोवर्शियल आदमी रहे। तो इस तरह ये नहीं करना चाहिए। जो क्रैकडाउन है इलीगल के खिलाफ जरूर करना चाहिए, जरूर करें, ठीक है, क्रैकडाउन जरूर करना चाहिए। जफर साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि इस वक्त ख़त्म हो रहा है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके लिए प्रोग्राम का वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन वक्त है एक छोटे से वक्फे का, बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमने ज़फ़र राजा साहब से सुना कि माशी मसाइल हो या इकनॉमिक मैनेजमेंट हो, फॉरेक्स हो, शुगर मैनेजमेंट हो, तकरीबन जगहों पे ये नज़र आता है कि थिंग्स आर लिंक्ड विद द सिक्योरिटी। स्मगलिंग प्लेज अ की रोल इन द मिसमैनेजमेंट एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन एंड द व्यू कि तकरीबन मैनेजमेंट के चैलेंजेस, जिन लोगों को चीज़ों को रेगुलेट करना है, मैनेज करना है, चूँकि उनकी नज़र में वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे,
तो यही वजह है कि इस तरह के प्रपोज़ल आते हैं कि जो फ्री मार्केट, फ्री इकॉनमी के अगेंस्ट है। फॉर एग्जांपल एक प्रपोज़ल जो कि आजकल इन द रन है, दैट इज़ अबाउट क्लोजर ऑफ द एक्सचेंज कंपनीज़। उस पर को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इसको मेरिट पे देखने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद तवाब साहब। ही हैपन्स टू बी अ ग्रेट लीडर, इकॉनमी पे उनकी गहरी नज़र है। आयरन इंडस्ट्री को वो मैनेज करते हैं, उस पर गाइडलाइंस देते हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कई मरतबा लीड कर चुके हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी नज़र में इस वक्त हालात कैसे हैं, गवर्नमेंट कितनी कॉम्पिटेंट है, ये टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो कितना कैपेबल है करंट इकनॉमिक चैलेंजेस को मैनेज करने का। खालिद तवाब साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, फरमाइएगा कि मौजूदा सिचुएशन में आपको क्या नज़र आता है कि ये जो हालात हैं, चैलेंजेस हैं, महंगाई का अफरीत है और जो कॉम्पिटेंस है ऑफ द करंट सेटअप, ये कितना ज़्यादा इस पोजीशन में है, इज पॉइज्ड टू कोप विद द चैलेंजेस? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी मुल्क की मईशत जो है वो बिल्कुल तबाहाली की तरफ जा रही है और हर आदमी, चाहे वो एक छोटा मजदूर हो, चाहे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, वो इन हालात से बहुत सख्त परेशान है। और हमको कोई चीज जो, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले जो चीजें नजर आ रही थी, रोज बरोज अगर आप देखें तो हमारी करेंसी जो है पाक रुपी, इस पे कॉन्फिडेंस जो है वो खराब से खराब होता चला जा रहा था। और जो डिवेल्यूशन थी हमारे पाक रुपीज की, वो भी बेतहाशा हो रही थी और अभी 4 रोज पहले तक हो रही थी। तो ये सारी सूरत हाल थी। इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री खास तौर पे 30 to 40% जो है वो बंद होने के करीब चली गई थी, क्योंकि हमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो समझ में नहीं आ रही थी। और जो सारा मलबा और सारी चीजें जो थी वो ये था कि जी हम IMF के कहने पे कर रहे हैं और IMF जो है वही चीजें करा रहे हैं। अगर आप देखें तो IMF का क्या रोल होता है? IMF एक इदारा है जो वो हुकूमत या जिन लोगों को कर्ज चाहिए होता है, तो वही उसका किरदार ऐसा होता है जैसे एक बैंक का किरदार होता है। जब वो आपको पैसे देता है तो वो इंश्योर करता है कि आप पैसे की वापसी कैसे करेंगे। आप बता दीजिए हम ये टैक्सेस लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। जब वो भी पैसे पूरे नहीं होते तो फिर वो आपसे कहता है जी आप यहाँ पे भी कर लें, ये कदम भी उठा लें, ये कदम भी उठा लें। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो आपको पैसे रिलीज करने से पहले वो आपसे सारी चीजें पैसे तय कर लेता है। उनका कतई को मकसद ये नहीं होता जो हमारा एक तासुर है कि हमारी की मुल्क की इकोनॉमी जो है वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए और लोगों पे बोझ पड़ जाए। इसका कतई को ताल्लुक नहीं है IMF के साथ। IMF जब पैसे देता है उधार तो वो इस बात को इंश्योर करता है कि हमारे पैसे हमको वापस किस तरह मिलेंगे। लेकिन जब आप पिछली हुकूमत में भी आपने देखा, इससे पिछली वाली में, कि जब उन्होंने एक मुआहिदा किया उसके बाद उन्होंने उस मुआहिदे को सरपास किया, उन्होंने उस मुआहिदे को तोड़ा और उसके बाद फिर आप चाहते थे आपको पैसे मिल जाए। देखिए, ये एक कमर्शियल डील्स होती हैं और हमको ने कभी नहीं सोचा इन सालों में कि हम अपने पांव पे खड़े होके किसी भी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, हम इनको छोड़ के अपने पांव पे खड़े हो जाएं। आज भी हमारे इस मुल्क में, आवाम में, लोगों में, सरमाएकारों में, न सिर्फ जो पाकिस्तान में है बल्कि जो बाहर भी है, इनमें इतनी पोटेंशियल है कि हम चीजों को ओवरऑल कवर कर सकते थे, लेकिन हमें इंटेंशन नजर नहीं आई है। हमें, हमारा मुल्क में इतने बड़े वसाइल थे, हमें उसको सही मायनों में हल करने के लिए समझ में वो चीजें नहीं नजर आई है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये नई केयरटेकर गवर्नमेंट आई, उस वक्त तक हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, टुडे भी आज भी नजर नहीं आ रही। लेकिन आई सैल्यूट टू आर्मी चीफ जिन्होंने कराची विजिट किया, उन्होंने एक ताजरों को, सनतकारों को एतमाद में लिया और एक डायरेक्शन दी कि जी ये जो डॉलर जो 7-8% का मजाक नहीं है पाक करेंसी का 1-1.5 महीने में इस तरह से डिवेल्यू हो जाना। आप अपने करीब व जवार में देखें कि डॉलर की क्या रेट है, अफगानिस्तान में डॉलर क्या रेट है, इंडिया के डॉलर में क्या रेट है। शायद 2-3 गुने का फर्क आ गया है। जहाँ हमारी करेंसी बड़ी स्ट्रांग होती थी, आप बांग्लादेश के मुकाबले में ले लें, हमारी करेंसी बहुत स्ट्रांग थी जो आज बड़ी वीक है। लेकिन शुक्र है कि आर्मी चीफ ने न सिर्फ इस नुकते को उठाया, दूसरा जो हमारा
सनती एतबार से मैंने आपसे कहा काफी इंडस्ट्रियल बंद है। एक तो हमारे जो बिजली के दाम बढ़ते चले गए, हमारे जो गलत एग्रीमेंट थे जो हमारी कंपनी थी IPP, इनके साथ हमारे गलत एग्रीमेंट थे। एक दफा हमने इनके साथ नेगोशिएट भी किया। हमने यहाँ तक इनके साथ मुआहदा किया है कि हम यूटिलाइज करें न करें, हमारे वो जो है हम पैसे जो है वो इनको भरते रहेंगे। या फिर उसके अलावा जो चोरियां हो रही है, लाइन लॉसेस है, वो भी वो लोग पैसे देंगे जो पे कर बिजली इस्तेमाल करते हैं। खालिद साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। आपके साथ बातचीत का सिलसिला हम चाहेंगे कि यहीं से शुरू करें, बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में आपने सुना कि खालिद तवाब साहब ने फरमाया कि गवर्नमेंट के पास विदाउट एनी डाउट सर्टन चैलेंजेस हैं, बड़े चैलेंजेस हैं और बहुत मसाइल हैं, लेकिन जिस तरीके से आर्मी चीफ़ ने चीज़ों को लीड किया है, गोइंग फॉरवर्ड ये कहा जा सकता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकती हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं खालिद तवाब साहब से कि इस तरह की सिचुएशन पास में भी हैंडल की गई हैं और इस दफ़ा भी बिजनेसमैन पॉजिटिव हैं। खालिद साहब फरमाइएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल में पाकिस्तान के एसेट आ गए हैं 2 खरब से ज़्यादा मालियत के, अगर इनकी प्राइवेटाइजेशन जल्दी हो जाती है तो मईशतदान काफ़ी पॉजिटिव हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। देखिए, 2 चीज़ें इसमें हैं। गवर्नमेंट की ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्या वाकई ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकती है? प्राइवेटाइजेशन का एक प्रोसेस होता है और हमारा ये बड़ा सख्त मुतालबा होगा कि जो भी यूनिट पे आप प्राइवेटाइजेशन पे जाएं उसकी पूरी शफाफियत जो है वो रखी जाए। अगर शफाफियत नहीं रखेंगे तो आगे जगह सवालात होंगे। और इसमें भी कुछ सेकंड थॉट नहीं है कि अगर मुल्क को आपने सही रास्ते पे लेके चलना है। मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि 5 इदारे हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट चला रही है, PIA, स्टील मिल है, रेलवे है, और तकरीबन 800 अरब रुपए से ज्यादा हर साल इतना नुकसान होता है। तो अगर इसको आप प्राइवेटाइज 0 पे भी कर देते हैं तो पहला तो ये होगा कि आपका जो साल का डेफिसिट है 800 अरब रुपए आप इसमें देते हैं, न सिर्फ वो बंद होगा बल्कि ये जो इदारे हैं जिनको आपने टैक्स से भी एग्जेम्प्टेड किया हुआ है बहुत जगह पर, वो टैक्स देना शुरू करेंगे और शायद 200-400 अरब रुपए इनसे हर साल आपको टैक्स के मद में आने शुरू हो जाए। लेकिन ये करेगा कौन और किस तरह होगा? ये क्या ये 3-4 महीने की अगर केयर टेकर है तो ये कर सकेगी? लेकिन चीजें जो मैं फिर आपको कहूंगा कि एक उम्मीद की किरण नजर आई है। मसाइल हमारे हल नहीं हुए, हमें नजर नहीं आया कि बाकी मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ये SIFC से जो इन्होंने ऐलानात किए हैं, जिन तरफ ये तवज्जो दे रहे हैं, फिर आर्मी चीफ ने जिस तरह कराची आके ताजरों सनतकारों से खिताब किया है और जो उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन बनाई है, उससे हमें उम्मीद की किरण नजर आई है। आप ये देखिए, जब उन्होंने ये एक्शन शुरू किया तो आज तकरीबन कोई 15 या 20 रुपए ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो फौरी तौर पर गिरा। इसका मतलब है कि ये सारी मैनिपुलेशन थी और चीजें गलती की तरफ जा रही थी। इसी तरह कल मैं गवर्नमेंट के फिगर देख रहा था, चीनी का इस मुल्क में कोई बुरान नहीं है। हमारे पास चीनी एक्सेस है जो गवर्नमेंट फिगर्स दे रही है, लेकिन कुछ जखीरअंदाज लोगों ने, कुछ स्मगलिंग ने, इस मुल्क का अगर कोई कबाड़ा कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग है। अगर आज हम स्मगलिंग भी कंट्रोल कर लें, देखिए स्मगलिंग भी 2 बॉर्डरों से हो रही है, या तो अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है या ईरान की तरफ से हो रही है। अगर इसको जिसको कहा गया कि जब हम कंट्रोल कर रहे हैं, और एक दिन कंट्रोल करने में चीनी के रेट भी 20 से 30 रुपए नीचे आ गए। इसी तरह हमने अगर अपने फर्टिलाइजर को करना पड़ेगा, हमारे यहाँ फर्टिलाइजर जो है वो बहुत सस्ता है, ये भी स्मगल होकर वहां जा रहा है। सस्ता यूं रखा हुआ है कि हम अपने किसानों को इसका फायदा पहुंचा सके। तो ये एक पूरा स्कैम है स्मगलिंग का। स्मगलिंग को कंट्रोल करें, इसी तरह आप डॉलर्स पे कंट्रोल करें तो चीजें शायद नहीं, बल्कि मैं यकीन इन चीजों को कंट्रोल हो जाएगा
तो बेहतर हो जाएगी। अब इसमें सिर्फ एक सवाल ये है कि ये क्या आर्जी तौर पर है, क्या ये कंट्रोल 2 से 3 महीने का होगा या ये को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाएगी। और हमको जरूरत भी है, अगर इस मुल्क की मैशत आपने सही करनी है, अगर इस मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करना है, तो इसी केयरटेकर गवर्नमेंट में तमाम पार्टी मिलकर बैठे और एक मिसाक मैशत को साइन करें कि कोई इलेक्शन जीते, कोई आए कोई जाए, हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी मैशत के मुतालिक ये होगी, वो कोई XYZ पार्टी आ जाए, हम इससे डिबेट नहीं करेंगे, इससे हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो कुछ इकदाम की हमें जरूरत है जो शॉर्ट टर्म हो, कुछ ऐसे इकदाम की जरूरत है जो लॉन्ग टर्म हो। लेकिन मैं इस अल्लाह की दाद से उम्मीद रखता हूँ, हमारे जिस तरह हमारे में पोटेंशियल है, इंशाल्लाह जो लोग आए हैं और अब करना चाह रहे हैं ये करेंगे और लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे जाएंगे, तो हम अपने इस जो गर्दिश में मुल्क है, खासतौर पर इक्तिसादी हालात के हिसाब से इंशाल्लाह हम इससे निकल जाएंगे। ज़बरदस्त। खालिद तवाब साहब, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है, हम चाहते हैं कि आखिरी 30 सेकंड में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, महंगाई गवर्नमेंट किस तरह कंट्रोल कर सकती है, इसके ऊपर बात करना चाहें तो हमारा चैनल हाजिर है। देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप स्मगलिंग को कंट्रोल करें और डॉलर को कंट्रोल करें। डॉलर जब बढ़ता है तो इससे तमाम ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं। तो जो अगर इन चीजों में कंट्रोल हो जाएगा और जो गवर्नमेंट ने अब 3-4 दिन से इकदाम शुरू किए हैं, हम दुआगो हैं कि इसको कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करना चाहिए। इंशाल्लाह मुल्क की मैशत जो है वो बेहतर हो जाएगी। खालिद तवाब साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीकी गुफ्तगू रहे खालिद तवाब साहब और ज़फ़र पराचा, दोनों ने तफसील के साथ हमें बताया कि पाकिस्तान के जो मसाइल का लॉन्ग टर्म हल है वो एक्चुअली कंटिन्यूटी ऑफ एक्शंस में है, कंटिन्यूटी ऑफ दी ऑपरेशंस हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। सिक्योरिटी के सरबरा के तौर पे आर्मी चीफ इनिशिएट करते हैं, उनकी मुद्दत बहुत छोटी होती है और चंद माह के बाद सिचुएशन वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। सो बोथ द जेंटलमैन सॉ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिवाइवल ऑफ इकॉनमी बाय कंटिन्यूटी इन दी सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर में भी बेहतरी आई है, चीनी की प्राइसेस में भी बेहतरी आई है। एंड यू टॉक अबाउट एनी सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ लिंक टू दी कंट्रोल ओवर द स्मगलिंग। वी होप कि गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आर्मी चीफ इस तरह के इक़दाम का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।